हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 54 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम से संबंधित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध गठबंधन CAWT ने कोएलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह एक स्वैच्छिक सार्वजनिक निजी गठबंधन है जो वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के बढ़ते खतरों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत इस गठबंधन का भाग है। जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहल पर G8 देशों के नेताओं ने वन्यजीवों के अवैध शिकार के विनाशकारी प्रभावों को स्वीकार करते हुए वन्यजीव तस्करी से निपटने हेतु कानूनों को लागू करने में देशों की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो CAWT का जो उद्देश्य है, ये वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने पर जन एवं राजनीतिक समर्थन और संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना है। CAWT समान विचारधारा वाली सरकारों और समान उद्देश्य साझा करने वाले संगठनों का एक विशिष्ट स्वैच्छिक सार्वजनिक निजी संगठन है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। भारत 2006 से ही अमेरिका के नेतृत्व वाली CAWT का सदस्य है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आपका सही आंसर है पहले का C, 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की सहभागिता से ग्लोइंग गॉन अभियान की शुरुआत की गई है। अवैध वन्यजीव व्यापार का सामना करने के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, मीथेन उत्सर्जन में कमी के लिए, प्रबाल भित्तियों के संरक्षण के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में महासागरीय एजेंसी ने ग्लोइंग गॉन नामक एक रचनात्मक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। और यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली प्रबाल प्रतिदीप्त की घटना पर ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सेकंड का D, यानी प्रबाल भित्तियों के संरक्षण के लिए। तीसरा प्रश्न है आपका, वियना कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रगतिशील कटौती को उपबंधित किया गया है। वियना कन्वेंशन ओजोन परत के संरक्षण के लिए समर्पित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। कन्वेंशन का उद्देश्य ओजोन परत पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों के व्यवस्थित अवलोकन, अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य ओजोन परत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना वाली गतिविधियों के विरुद्ध विधायी या प्रशासनिक उपायों को अपनाना भी है। वियना कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया है। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये 1987 में क्रियान्वित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रगतिशील कटौती को प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर है तीसरे का C, 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है आपका, दायरे में व्याप्त समुद्री मलबा समुद्री जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। यहाँ सील एवं अन्य समुद्री स्तनधारी विशेष रूप से संकट में है। ये मत्स्यन हेतु प्रयुक्त उन प्लास्टिक के जालों में फंस सकते हैं जिसे खराब मौसम और अवैध मत्स्यन के कारण बड़े पैमाने पर समुद्र में ही छोड़ दिया जाता है। सील और अन्य स्तनधारी प्राय इन छोड़े गए जालों में फंसकर डूब जाते हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस परिघटना का वर्णन किया जा रहा है। बॉटम फिशिंग, काइट फिशिंग, फ्लाई फिशिंग या घोस्ट फिशिंग। देखिए, यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि मछली पकड़ने गए और ख़राब मौसम की वजह से इन्होंने अपना जो जाल है वो समुद्र में ही फेंक दिया। या फिर कई बार क्या है, ये अपना जो समुद्री सीमा है अपने देश की, उसको क्रॉस करके किसी दूसरे देश की समुद्री सीमा में घुस गए और पता चला कि वहाँ पर जो कोस्टल गार्ड हैं वो इन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये लोग जाल फेंक कर भाग आते हैं। तो जाल जो होता है वो समुद्र में पड़ा रहता है, क्योंकि जाल जो है प्लास्टिक से बना हुआ है और इतनी जल्दी वो गलता नहीं है। इस सालों तक वो ऐसे ही समुद्र में बना रहता है। तो उसमें फंसकर सील और अन्य स्तनधारी हैं ये मर जाते हैं। तो उसी की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम घोस्ट फिशिंग के नाम से जानी जाती है, यानी इस प्रॉब्लम को घोस्ट फिशिंग कहते हैं। बॉटम फिशिंग क्या है?
देखिए, जल के तल में भारी वजन के साथ मछली पकड़ने को बॉटम फिशिंग कहते हैं। काइट फिशिंग में मछली पकड़ने के लिए पतंग का उपयोग लाइन और फिश हुक को उन जगहों पर ले जाने के लिए किया जाता है जहां पर आसानी से पहुंचना संभव नहीं है। एक अगली फिशिंग है फ्लाई फिशिंग। फ्लाई फिशिंग में कृत्रिम मक्खियों का उपयोग विशेष रूप से निर्मित फ्लाई रॉड और फ्लाई लाइन के साथ चारे के रूप में किया जाता है। कृत्रिम मक्खियों को सामान्यतः विभिन्न आकृतियों में हाथों से बनाया जाता है। तो ये जो आपकी फिशिंग बताई गई है इसको घोस्ट फिशिंग कहते हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल किसी कंपनी के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 3 स्कोपों में वर्गीकृत करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दायरा दिया हुआ है और दूसरी तरफ उत्सर्जन का स्रोत है। स्कोप 1 उत्सर्जन स्वामित्वाधीन या नियंत्रित स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन। स्कोप 2 उत्सर्जन खरीदी गई ऊर्जा के उत्पादन से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन। स्कोप 3 उत्सर्जन कंपनी की मूल्य श्रृंखला में होने वाले अप्रत्यक्ष उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल अथवा GHG प्रोटोकॉल सरकार एवं उद्योग जगत के दिग्गजों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने, परिमाणित करने और प्रबंधित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लेखा उपकरण है। देखिए, इसने जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है इसने किसी कंपनी के उत्सर्जन को 3 स्कोपों में वर्गीकृत कर दिया है। तो यहाँ पर स्कोप 1 में उत्सर्जन स्वामित्वाधीन या नियंत्रित स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन के रूप में होता है। तो यानी आपका पहला वाला युग्म यहाँ पर सही सुमेलित है। स्कोप 2 में उत्सर्जन खरीदी गई ऊर्जा के उत्पादन से अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। स्कोप 3 में सभी उत्सर्जन रिपोर्टिंग कंपनी की मूल्य श्रृंखला में अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के रूप में होते हैं, जिसमें ऊर्ध्वप्रवाह और अनुप्रवाह उत्सर्जन दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही सुमेलित हैं। तो आपका सही आंसर है पांचवें का डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित वैश्विक सम्मेलनों पर विचार कीजिए। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि CMS, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स, रामसर अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD। उपरोक्त सम्मेलनों को उनके प्रभावी होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि, इसको CMS के नाम से जाना जाता है, इसको वॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और ये एकमात्र ऐसा अभिसमय है जो वनों से वन प्रजातियों के परिग्रहण अथवा उनके संवर्धन से संबंधित है। जो आपका ये CMS है ये अभिसमय 1 नवंबर 1983 को प्रभावी हुआ। यानी ये जो प्रभावी हुआ है ये हुआ है 1 नवंबर 1983 को ये प्रभावी हुआ है। अब बात करें साइट्स की, तो साइट्स का मसौदा वर्ष 1963 में IUCN के सदस्यों की एक बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप तैयार किया गया था। अंततः 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में अभिसमय की विषय वस्तु पर सहमति निर्मित की गई और 1 जुलाई 1975 को साइट्स प्रभावी हुआ। इस साइट्स का प्रभावी हुआ है, ये हुआ है 1 जुलाई 1975 को ये प्रभावी हुआ, 1975 को ये प्रभावी हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर अभिसमय को वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और ये दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ। ये रामसर जो कन्वेंशन है ये दिसंबर 1975 में प्रभावी हुआ है। UNCCD की बात करें तो देखिए, वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के ह्रास के साथ मरुस्थलीकरण को सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD पर्यावरण और सतत भूमि प्रबंधन के विकास को जोड़ने वाली एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह अभिसमय 26 दिसंबर 1996 को संधि पर 50 अनुसमर्थन प्राप्त होने के 90 दिन बाद प्रभावी हुआ। देखिए कब हुआ है ये 26, यहाँ पर है 26 दिसंबर 1996, 1996। अब आप इनका सही क्रम लगा लीजिए। सबसे पहले आपका सेकंड वाला आएगा, उसके बाद आपका फिर पहला वाला आएगा, उसके बाद तीसरा वाला आएगा। यानी कि यहाँ पर 1 जुलाई को हुआ है, फिर आपका तीसरा वाला आएगा, 2, 3, फिर आपका पहला आएगा और उसके बाद आएगा यहाँ पर चौथा वाला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला, 2, 3, 1, 4। 7वां प्रश्न है आपका, जब भी वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
प्रतिपूर्ति वनीकरण अनिवार्य होता है। जैव विविधता अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927। देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है 7 का बी वाला, वन संरक्षण अधिनियम 1980। चूंकि वन भूमियों को सारे कार्यों में लगाए जाने के परिणाम स्वरूप जैव विविधता का ह्रास होता है, इसके परिणाम स्वरूप वन जीवों के साथ साथ भौगोलिक मानकों जैसे जलवायु और भूभाग भी प्रभावित होते हैं। चूंकि वन भूमि के वनेतर प्रयोजन हेतु प्रयोग के परिणाम स्वरूप जैव विविधता की क्षति होती है, जो बदले में वन जीवों के साथ साथ जलवायु और भूभाग जैसे भौगोलिक मानकों को भी प्रभावित करती है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रतिपूरक वनीकरण भी अधिदेशित किया गया है। इसके तहत उपबंध किया गया है कि वनेतर प्रयोजन हेतु प्रयुक्त भूमि के बराबर क्षेत्र को प्रतिपूरक वनारोपण के अंतर्गत लगाया जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का बी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, हाल ही में आरंभ किए गए ई अमृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ई अमृत पोर्टल वैश्विक जल प्रदूषण पर वन स्टॉप सूचना गंतव्य होगा। इस पोर्टल को यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के तहत विकसित किया गया है। देखिए हाल ही में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 शिखर सम्मेलन में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर ई अमृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई अमृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित सूचनाओं के लिए वन स्टॉप गंतव्य पोर्टल होगा। यानी ये जल प्रदूषण पर नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर वन स्टॉप सूचना गंतव्य है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ई अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के पूरक के तौर पर कार्य करेगा। इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। इसके अतिरिक्त यह पोर्टल उस ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है जिन पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर संयुक्त रोड मैप जो है 2030 वाला, उसके तहत ये विकसित भी किया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 8वें का बी, केवल सेकंड। 9वां प्रश्न है आपका, यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट UNFF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिदेशित है। इसे UNEP की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च स्तरीय निकाय के रूप में यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वन नीति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय वन नीति के मुद्दों के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु अधिदेशित है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका गलत है। यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की सहायक संस्था के रूप में की गई थी, न कि UNEP की सहायक संस्था के रूप में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। देखिए इस मंच का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में अवस्थित है और इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के सभी सदस्य राज्यों के लिए सार्वभौमिक और समान रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी, केवल 1 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह प्रत्येक तटीय राज्य की सरकार को एक राज्य स्तरीय तेल रिसाव संकट प्रबंधन समूह गठित करने हेतु अधिदेशित करता है। इस योजना के तहत पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव अनुक्रिया हेतु नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक जो योजना है इसको मूल रूप में 1996 में प्रख्यापित किया गया था। तत्पश्चात अतिरिक्त सूचनाएं शामिल करने के लिए इसे समय समय पर अद्यतन किया जाता रहा है। इसका नवीनतम अद्यतन 2014 में किया गया था। इस योजना के तहत सरकारी विभागों
और एजेंसियों को कार्य आधारित जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। योजना के तहत प्रत्येक तटीय राज्य की सरकार को एक राज्य स्तरीय तेल रिसाव संकट प्रबंधन समूह के गठन करने हेतु अधिदेशित किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। देखिए, इस योजना के तहत भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय जल क्षेत्र में तेल रिसाव पर अनुक्रिया हेतु नामित राष्ट्रीय प्राधिकरण है। तो यहाँ पर नौवहन जो पत्तन नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय बताया गया ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10 में का ए, केवल एक। 11वां प्रश्न है आपका, यह 1992 में उज्बेकिस्तान में घटित एक भू आधारित तेल रिसाव था। कुएं से निकलने वाले तेल में आग लग गई और 2 महीने तक यह जलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 88 मिलियन गैलन तेल का रिसाव हो गया। आपातकालीन बांध तेल को रोकने में विफल रहे और यह रूसी आर्कटिक में चला गया। इसे प्राय एशिया के निकृष्टतम तेल रिसाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित तेल रिसाव घटना में से किसका उपयुक्त परिच्छेद द्वारा सर्वोत्तम रूप में वर्णन किया गया है? मिंग बुलक तेल रिसाव, एक्सॉन वाल्डेज तेल रिसाव, एमबी वाकाशियो तेल रिसाव, अमोको कैडिज तेल रिसाव। देखिए, ये मिंग बुलक या जिसको फरगना घाटी तेल रिसाव के नाम से जाना जाता है, तो ये वो घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया है। यह इतिहास में बृहत्तम भूमि आधारित तेल रिसाव था और एशिया का निकृष्टतम तेल रिसाव था, जो 2 मार्च 1992 को यानी 2 मार्च 1992 को उज्बेकिस्तान में घटित हुआ था। देखिए, तेल का बहना इसमें किसी भी तरह स्वतः ही बंद हो गया और शीघ्र ही ये ऑयल फील्ड है, तेल क्षेत्र है, इसको त्याग दिया गया, यानी इसको परित्यक्त कर दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, क्षोभ मंडल में उपस्थित गैसीय और कड़की प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर को धीमा कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। प्रदूषित वायु में कड़की पदार्थ की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण को सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरित करती है। देखिए, जो आपकी NO2 है, जिसको आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, इसकी अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। NO2 फेफड़ों में जलन उत्पन्न करती है, जो बच्चों में गंभीर श्वसन रोग का कारण बन सकती है। यह जीवित ऊतकों के लिए भी विषैली होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। देखिए, यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसको आप CO के रूप में जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन के अपूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और ये हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक स्थायी होती है। रक्त में जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की सांद्रता लगभग 3 से 4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफी कम हो जाती है और ऑक्सीजन की न्यूनता के कारण सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, घबराहट और हृदय संबंधी विकार होते हैं और यहाँ पर रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने की वजह से बहुत सारी घटनाएं घटित भी हो चुकी हैं। आप पढ़ते हैं हर बार सर्दियों में 2-4 घटनाएं ऐसी सामने आ जाती हैं जहां पर लोग बंद कमरे में अंगीठी जलाई है या बंद कमरे में हीटर चलाया है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं कहीं से भी नहीं आ रही है और लोग उसी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मर गए हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड का अनुप्रेरित ऑक्सीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन प्रदूषित वायु जिसमें कड़की द्रव्य होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण को सल्फर ट्राइऑक्साइड में उत्प्रेरित करती है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का सी, केवल 1 और 3। 13वां प्रश्न है आपका, अंटार्कटिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? भारत इस संधि का संस्थापक पक्षकार है। यह अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक भंडार के रूप में नामित करता है, जो शांति और विज्ञान के लिए समर्पित है। अंटार्कटिक संधि पर 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इन 12 देशों में जो 12 संस्थापक देश हैं, इनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, USSR,
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। ये जो संधि है ये 1961 में लागू हुई है और तभी से कई अन्य राष्ट्रों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। संधि के पक्षकारों की कुल संख्या अब भारत सहित 54 हो गई है, यानी यहाँ पर अब इंडिया को मिलाकर 54 पक्षकार देश हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत इस संधि के संस्थापक पक्षकारों में नहीं है, हालांकि ये बाद में इसमें शामिल हुआ है। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए और 1998 में इसे लागू किया गया। यह अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक भंडार के रूप में नामित करती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, केवल पहला वाला सही नहीं है। तो आपका सही आंसर है 13 का ए, केवल एक सही नहीं है। 14वां प्रश्न है आपका, सीवर्ट इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली संबंधित है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की औसत मोटाई के मापन से, विभिन्न जल निकायों में पारा संदूषण के स्तर मापन से, मानव शरीर पर आयनकारी विकिरण के जैविक प्रभाव के मापन से, मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मापन से। देखिए जो सीवर्ट है ये मानव शरीर पर जो आयनकारी विकिरण है इसके जैविक प्रभाव के मापन से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 14 का सी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की गई। देखिए ये अभी वाला जो सर्वेक्षण था ये 6वां सर्वेक्षण था। सबसे पहला जो सर्वेक्षण है ये 2016 में जारी हुआ है। 2016 में इसका प्रथम सर्वेक्षण जारी किया गया था। उस समय इसमें 73 जो सिटी हैं वो शामिल थे। और वर्तमान में जो 6वां वाला भी हुआ 2021 में जो जारी हुआ है इसमें 4320 शहर शामिल किए गए हैं। 4320 यहाँ पर सिटी को शामिल किया गया है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। सेकंड वाला जो कथन है ये गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को रैंक प्रदान करता है। यहाँ पर ग्रामीण शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 15 का ए, केवल एक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।